हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर 18। तो भाई कितनी लंबी जर्नी हम लोग कवर कर चुके हैं कि मतलब हम आपकी बुक के सेकेंड लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं। आप बोलोगे ओह फाइनली। मुझे तो यार बुरा लग रहा है कि अभी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरे पास कुछ बचाने के लिए नहीं बचेगा, कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं बचेगा। ऐसा आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं आप टोटली गलत सोच रहे हो। एक बार बेटा सिलेबस खत्म हो जाने दो, फिर तो ना मैं ऐसे ऐसे बिल्कुल हथकंडे निकालूंगी ना जिससे तुम पढ़ो ही पढ़ो। ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेकर आऊंगी ना कि जिसको देख के ना तुम्हें पढ़ना ही पड़े। ऐसे बिल्कुल डरावने वीडियो लेके आऊंगे मैं तुम्हारे लिए कि ध्यान से देखिए, इसे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फ्यूचर कैसा हो जाएगा। ऐसे वीडियोस तो वो सब बाद में देखेंगे। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी तक हम बहुत सारे वेरियस ऑर्गन सिस्टम पढ़ते आ रहे थे क्योंकि हम पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, वो दोनों हो गए। तो फिर पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर वो हो गया तो हमने पढ़ा कौन सा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चलना फिरना सीख लिया। अब अगर मैं बात करूं तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम के डैडी कौन है, पापा जी कौन है? द ब्रेन, द न्यूरल सिस्टम। पूरी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, दिल धड़क रहा है, लंग्स इन्फ्लेट एंड क्या हो रहा है, इन्फ्लेट एंड मतलब वापस से अपने नॉर्मल शेप पे आ रहे हैं। उसके बाद में डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इन सब के लिए सिग्नल कहाँ से, इम्पल्सेस कहाँ से जनरेट हो रही हैं, और ये सारे मूवमेंट्स कितने करने हैं, कब कैसे करने हैं, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है। सो अल्टीमेट चैप्टर पे अब बात आ चुकी है, मतलब डैडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द न्यूरल सिस्टम। तो भाई न्यूरल सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का, वो किसकी हेल्प से बना है? इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ अ नर्वस टिश्यू। तो आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलते हैं। कितने टिश्यू मिलते हैं? 4। सबसे पहले हम बात करें तो कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू, जो नॉर्मल बॉडी के टॉप मोस्ट लेयर पे मिलता है। देन वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव द मस्कुलर टिश्यू जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द मस्कुलर टिश्यू। And then lastly we have the neural tissue. So lastly what we have the neural tissue. तो सीधी बात ये है कि न्यूरल टिश्यू जो है हमारी बॉडी का, उससे मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। तो भाई ये न्यूरल टिश्यू के बारे में हमें कहानी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इस न्यूरल टिश्यू से मिलकर ही बना हुआ है नर्वस सिस्टम। क्या बना है? नर्वस सिस्टम। So it is a system that control and coordinate the body activities, conducts and integrate the information and response to stimuli. तो क्या क्या काम होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के? बना कैसे है? तो आप बहुत इजीली आंसर करते हो कि नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरल टिश्यू। किससे मिलके बना है? न्यूरल टिश्यू। नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम? तो एक तो वो होता है ना बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलने वाला कि अरे सब कुछ ही तो नर्वस सिस्टम कर रहा है। मैम आप क्या बात कर रहे हो, फंक्शन क्या बताएं हम, जो भी हो रहा है सभी वही कर रहा है, माई बाप हो आप हमारे। ये वाली बात हो गई एक तो। और दूसरी थोड़ी अच्छी बात हो गई कि हाँ लिखने के लिए जिससे तुम्हें मार्क्स वार्क्स मिल जाए। तो लिखने वाली बातें क्या है कि सबसे पहले इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनका प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर किसी के पास है तो वो कौन है? इट इज द न्यूरल सिस्टम। देन इट कंडक्ट एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का सीधा क्या मतलब है? प्रोसेस करना। कोई भी इंपल्स जनरेट हुई है वो बॉडी के किस पार्ट पे जाना है? सपोज यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, मुझे ग्लास को पिक करना है, तो मतलब हाँ वो इंपल्स ब्रेन से जनरेट होकर मेरे हैंड्स वाली नर्व्स तक आने चाहिए और उससे मेरे हैंड्स का मूवमेंट होना चाहिए जिसके कारण मैं उस ग्लास को पिक कर पाऊँ। तो अब इंपल्स जनरेट करके कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में भेजना है, उस इंपल्स के कारण बॉडी का क्या एक्शन होना चाहिए, ये सारी चीजें, ऑल द कंडक्शन एंड इंटीग्रेशन इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द नर्वस सिस्टम। And lastly, it responds to stimuli. It responds to stimuli. अभी बहुत जोर से मेरी आंख पे कोई फ्लैश मार रहा है, मैं ऐसे करके ही खड़ी रह जाऊं,
नहीं भाई, उससे मेरी आंखें डैमेज हो सकती हैं, मुझे अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा। मैं अभी किसी गर्म चीज पे हाथ रख दूं, सपोज तवा था, गर्म रखा होता, मुझे पता ही नहीं था, मैंने उस पर गलती से अपना हाथ रख दिया, फटाफट मुझे अपना हाथ हटाना पड़ जाएगा। क्यों? ताकि अगर नहीं हटाया तो पूरा जो हाथ है, पूरे जो टिश्यूज है, एपिडर्मल टिश्यू, वो जल जाएंगे। तो ये जो रिस्पॉन्स है, दीज आर द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होती है? एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कोई भी चेंज हो रहा है अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, दैट इज स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस के लिए हमें रिस्पॉन्ड करना, जैसे गरम तवे पे मेरा हाथ रखना, तो गरम लगना वाज अ स्टिमुलस, एंड हाथ हटाना ये दिखा रहा है कि यस आई एम वेरी नॉर्मल, माय नर्वस सिस्टम इज वर्किंग नॉर्मली। अगर मैं हाथ नहीं हटा पा रही हूँ, मेरे मूवमेंट ही कोऑर्डिनेटेड नहीं है विद माय ब्रेन, तो फिर जलो, बैठ के जल जाओ। कोई आंख में फ्लैश मार रहा है, खोल के रखो, आंख खराब हो जाएंगी आंखें। सो सीधी बात यह है कि नर्वस सिस्टम जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, देन उसमें और कहते हैं कंडक्शन, रिस्पॉन्स, ये सारी एक्टिविटीज, दीज ऑल आर परफॉर्म बाय द नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ इट इंक्लूड कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। सो इट इंक्लूड मेनली 3 ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दैट इज ब्रेन, आपको पता है ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड विच लाई इनसाइड द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के अंदर एक होल होता था, ठीक है, कैनाल होती थी, दैट स्पाइनल कॉर्ड, एंड लास्टली द नर्व्स। तो अगर कभी भी नर्वस सिस्टम की आप बात कर रहे हो, तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या 3 चीजें आएंगी? नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। अब नर्व्स बोल दिया तो मतलब इट इंक्लूड ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, आपके हेड से लेके टो तक there are nerves present in entire or in the whole of your body। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे नर्व सेंसेशन नहीं हो। कहीं भी गरम ठंडा कुछ भी लग रहा है तो आपको फील होता है ना, थोड़ा कि फील ही नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर आर नर्व्स, सिग्नल्स वहां तक पहुंच रहे हैं। ओके, सो ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, या 3 चीजें होती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज न्यूरॉन्स। अब अगर हम बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू है, ठीक है, न्यूरल टिश्यू है। कोई भी जो टिश्यू होता है वो किससे मिलके बनता है? टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, उसको ही हम बोलते हैं टिश्यू। अब अगर न्यूरल टिश्यू की हम बात करते हैं तो न्यूरल टिश्यू किससे बना है? न्यूरल टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स which are known as neurons, which are known as neurons। The neurons are the specialized cells, are the special cells of the body, जिनसे मिलकर ये पूरा नर्वस सिस्टम बना है, whether it is brain, whether it is spinal cord or whether they are nerves, they are entirely composed of, ये सब कुछ किससे मिलके बना है? Everything is composed from a cell which is known as neuron। तो अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो आप मुझे क्या आंसर करोगे? वेरी गुड, द आंसर विल बी न्यूरॉन। द आंसर विल बी न्यूरॉन, बिकॉज स्ट्रक्चरल यूनिट, बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं किसी भी चीज को? बिकॉज द फंक्शन परफॉर्म बाय द सिंगल न्यूरॉन इज द रिजल्ट दैट द होल नर्वस सिस्टम इज वर्किंग एज अ यूनिट। जो एक न्यूरॉन में हो रहा है वही सारे न्यूरॉन में हो रहा है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम इज वर्किंग एज अ होल, एज अ यूनिट। ओके, क्लियर? तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। नाउ लेट्स सी अ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। So our nervous system, our neural system is divided into 2 parts, the central nervous system and the peripheral nervous system। तो जो भी सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट है, सेंट्रल लाइन, इट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड जो भी बॉडी में पेरीफ्री पे, बॉडी से दूर, मतलब सेंट्रल लाइन से दूर जो भी प्रेजेंट है वो कहलाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड 2 थिंग्स, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, and the peripheral nervous system include the somatic nervous system and the autonomic nervous system, the somatic nervous system and the autonomic nervous system। तो बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट इंक्लूड द नर्व्स, बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं। अगर हम सोमैटिक की बात करें तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्रेनियल एंड स्पाइनल। तो भाई जितनी भी नर्व्स हैं वो आ जाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, समझ आई पूरी बात? अब इस पूरे फ्लो चार्ट में से आपके सिलेबस में डिटेल स्टडी दी हुई है ओनली एंड ओनली ऑफ ब्रेन,
सिर्फ ब्रेन को आपको डिटेल में स्टडी करना होता है, बाकी स्पाइनल कॉर्ड, एसएनएस, नर्व्स के बारे में आपको ऐसे जितना डिटेल में नहीं पढ़ना, एंड एज सेम विद द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसको भी आपको इतना डिटेल में कवर नहीं करना है। तो हम ब्रेन की स्टडी करेंगे, बट ब्रेन बना किससे है? ब्रेन तो न्यूरॉन से बना है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ब्रेन काफी बाद का टॉपिक हो गया, अभी हमें पढ़ना पड़ेगा एवरीथिंग अबाउट अ न्यूरॉन। सो व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन को कोई भी नेफ्रॉन के साथ में कंफ्यूज नहीं करेगा। नेफ्रॉन वाज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड दिस इज न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। इसे या तो न्यूरॉन बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं, नर्व सेल। क्यों बोल रहे हैं सेल? बिकॉज जो पूरा न्यूरल टिश्यू है, जो पूरा न्यूरल टिश्यू है बॉडी का, न्यूरल टिश्यू, इट इज मेड इंटायरली ऑफ न्यूरल सेल्स, और यही न्यूरल सेल्स कहलाती हैं न्यूरॉन। यही न्यूरल सेल्स बोल लो या तो इन्हें न्यूरॉन बोल लो। Okay, so what are neuron? Neuron is the structural and functional unit of nervous system. Nervous system की structural and functional unit होता है neuron. And neuron has mainly 3 parts. अब बचपन से neuron पढ़ते आ रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोलेगा, सभी ने क्लास 10th में, है ना, फिर उसके बाद में 9th में, पता नहीं, हाँ 9th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में नहीं पढ़ा होगा मुझे लग रहा है। हाँ जी, तो कुछ इस तरीके का ये न्यूरॉन आप सभी ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो देखा ही है, कोई ना कोई सी क्लास में आपने इस न्यूरॉन की कहानी पढ़ी है। सो ये क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे बोला जाता है न्यूरॉन। यहाँ इसके ऐसे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, जैसे नहीं लड़के अपने सारे बाल खड़े कर लेते हैं अजीब से। अरे वो जो ये ऐसे स्पाइक बनाते हैं ना, तुमने कभी पिग देखा है? मतलब बहुत गंदा कंपैरिजन है, बट स्टिल तुमने कभी पिग देखा है? पिग को तुम ध्यान से देखना, तो पिग के ऐसे हेड के ऊपर जितने भी बाल होते हैं ना, वो ऐसे सेंटर में खड़े हुए होते हैं। तो ये जो लड़के हैं ना तुम्हारी उम्र के, ये क्या करते हैं, ऐसे बीच के बाल ऐसे खड़े कर लेते हैं और यहाँ के ऐसे हटा देते हैं पूरे साइड के। भाई अब आगे तुम समझ जाओ, मैं नहीं बोल रही। हाँ तो ठीक है, ये हमने बना दिया। ये क्या हो गए? दीज आर द डेंड्राइट्स। सो इस तरीके की दिखती है हमारी नर्व सेल या न्यूरॉन, बिल्कुल सच में ऐसी दिखती है। और आपको एक और बात फैक्ट पता होना चाहिए कि न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल जो हो एग्जिस्ट करती है वो होती है न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। एग ऑफ द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल टू एग्जिस्ट, एंड दिस न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, नाउ अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं इस न्यूरॉन के? तो दिस न्यूरॉन मेनली हैज 3 पार्ट्स। नंबर 1, इट हैज सेल बॉडी और द साइटोन। सबसे पहले क्या है? सेल बॉडी और द साइटोन। तो मैं जो भी व्हाइटिश कलर के ग्रेन्यूल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का, ये कहलाता है द सेल बॉडी और द साइटोन। क्या कहलाता है ये वाला पार्ट? द सेल बॉडी और द साइटोन। These projections which are emerging, they are known as dendron singular and the dendrites plural. Okay, so these projections, they are known as dendrites is the plural word and singular is dendron. And then the elongated part you are seeing here, ये जो elongated part आपको दिख रहा है जिसपे कुछ cells present होती हैं, so this elongated part is the axon. ये elongated part क्या होता है? पूरा ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा elongated part है, this is the axon. So what are the 3 parts of the neuron? सबसे पहले we have cell body जिसमें ये center में present है nucleus. Then we have dendrites or the dendrons, and then a elongated part which is known as axon. So cyton, axon, and on cyton there are dendrites. Okay, basic structure clear हुआ आपको? अब उसके बाद में हम एक एक करके तीनों पार्ट्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं किस पार्ट का क्या फीचर होता है। ठीक है, रेडी? चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी को बोला जाता है साइटोन। नाउ इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म। तो सेल बॉडी है नॉर्मली, तो इट कंटेन लाइक एनी अदर नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी, इट कंटेन साइटोप्लाज्म। और क्या होगा उसमें? इट विल कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। भैया न्यूरॉन कुछ अलग नहीं है, सेल पढ़ा था ना, बहुत सारा सेल पढ़ा था भाई, बहुत सारा।
तो कोई भी जैसे बॉडी की नॉर्मल दूसरी सेल्स होती हैं, उसी तरीके से न्यूरॉन जो है वो भी सिंपली बॉडी की एक सेल ही है। जैसे दूसरी सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से न्यूरॉन में भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। और क्या होता है उसमें, होते हैं सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एंड निसल्स ग्रैन्यूल। अब एक चीज जो नॉर्मल सेल्स में होती है बट किसी और चीज फॉर्म में होती है, in the neuron it is present in form of Nissls granule. So all the dots you are seeing in the cell body, ये भी जो भी आपको रेड रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, और इसके पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था मैंने उसमें वाइट कलर के डॉट्स बनाए थे, those are Nissls granule. अब ये Nissls granule जो है ये क्या करते हैं, they are responsible for synthesis of protein. तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर नॉर्मल सेल में बोलूं तो कौन करता है, very good, it is done by ribosome or the mitochondria, not mitochondria but mainly the ribosome are responsible for protein synthesis, ribosome. अब यहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो that function of protein synthesis is being done by the Nissls granule, the granular structure. So what are the different things present in this cyton or the cell body part? There is cytoplasm, there is nucleus, and there are Nissls granule and also various cell organelles. And Nissls granule का function क्या है? They are responsible for protein synthesis. Protein का जो synthesis होगा it will be done by Nissls granule. Okay, clear? ठीक है. Now next move to the second part which are dendron. Dendron दिख रहे थे, ये projection. All these projection they are known as dendron singular or the dendrites. Now क्या होते हैं dendrites? Short fiber that project out of the cell body. Cell body से जो भी fibers projected रहते हैं they are known as dendrites. Sub branches of dendron are called dendrites. अब भाई ये जो है ये मेजर पार्ट आपको जो दिख रहा है डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, एक्चुअली सिंगल प्लूरल वाला चक्कर नहीं है, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ. आपको जो यहाँ दिख रहा है जैसे ये है हमारा एक सेल बॉडी, तो आपको यहाँ पे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है द मेजर पार्ट, दिस इज अ डेंड्रॉन एंड फ्रॉम डेंड्रॉन जो आपको फाइन ब्रांचेस इमर्ज हो रही हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स, दीज आर द डेंड्राइट्स. तो डेंड्रॉन क्या है, डेंड्रॉन इज द मेजर पार्ट, दिस पार्ट इज डेंड्रॉन and these projections are dendrites. These projections are known as dendrites. Okay, they transmit impulses towards the cell body. अब अगर मैं पूछूं आपको ये dendrites का function क्या है, so main function of dendrites is to carry the impulse. यहाँ से इनमें impulse आएगी, impulse को receive करते हैं, these dendrites receive the impulse. and अब जब इन्होंने impulse को receive किया है, आप तो एक पेड़ imagine कर लो, आप सोचो टॉप मोस्ट में जो लीव्स थी जो ब्रांचेस थी उस पे आके इलेक्ट्रिसिटी हिट हुई, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगी, इट विल फ्लो डाउन. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे इम्पल्स अगर आके हिट हुए इन द डेंड्राइट्स, दे विल ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी. जो सेल बॉडी है, जो न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला पार्ट है, सारी इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे टूवर्ड्स द सेल बॉडी. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. डेंड्राइट्स पहली बात तो मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे हैं. दूसरी चीज वो क्या करते हैं, इट कंडक्ट्स द इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी. ठीक है, टूवर्ड्स द सेल बॉडी को इम्पल्स को लेकर जाते हैं. मैं क्यों बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको एक्सॉन पढ़ा दूं फिर आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, चलो तो यू आर क्लियर विद डेंड्रॉन. ठीक है, तो अभी हमने दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज द सेल बॉडी विच इज नोन एज साइटॉन एंड सेकेंड पार्ट इज द डेंड्रॉन. तो डेंड्रॉन क्या होते हैं, जो ये फाइन ब्रांचेस हैं दैट अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, दे रिसीव द इम्पल्स एंड ट्रांसमिटेड towards the cell body. Now let's discuss the third part of the neuron, that is the axon. That is the axon और axon और या फिर इसको बोलते हैं nerve fiber. तो ये जो long elongated segment आपको दिख रहा है, this is the axon और the nerve fiber. अब क्या होता है भाई axon का चक्कर, it is a long fiber which transmit impulse away from the cell body. तो अब डिफरेंस लिखने को आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट. देखो किस किस के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं, एक्सॉन एंड डेंड्राइट. सबसे पहला डिफरेंस, एक्सॉन जो होता है वो होता है सिंगल, एक ही होता है, और डेंड्राइट जो होते हैं वो होते हैं मल्टीपल, बहुत सारे होते हैं, मैनी. देखो ना आप कितने सारे डेंड्राइट है और एक्सॉन आपको सिंगल दिख रहा है. एक्सॉन कहाँ से इम्पल्स को लेकर जाता है,
एक्सॉन टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर लेकर जाता है दिस एक्सॉन। एंड अगर हम डेंड्राइट की बात करें तो ये क्या कर रहा था, डेंड्राइट इज टेकिंग इंफॉर्मेशन या इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी, एंड अब फाइनली इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करता है दिस एक्सॉन। क्लियर हो गया? तो एक्सॉन की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज अ लॉन्ग फाइबर विच कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोनाइट। अब जो भी ब्रांचिंग होती है एक्सॉन की, इट इज रेफर टू एज एक्सोनाइट। ओके, और बेसिकली द एक्सॉन एंडिंग, each exonite ends as a bulb like structure called the synaptic knob, called the synaptic knob। अब देखो आपको यहाँ पे येलोइश कलर का elongated part दिख रहा है, this is the axon। एक्सॉन की जो फर्दर ब्रांचेस निकली, these branches are the एक्सोनाइट। और आप हर ब्रांच के अगर एंड में देख पा रहे हो तो आपको एक बल्ज्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। सपोज दिस इज द एक्सॉन, तो एक्सॉन ऐसे करके यहाँ पे एंड हो रहा है, ब्रांचेस में डिवाइड हो गया एक्सोनाइट, एंड लास्ट में एक ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दे आर नोन एज सिनेप्टिक नोब, दे आर नोन एज सिनेप्टिक नोब, एंड दीज सिनेप्टिक नोब्स आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ये जो सिनेप्टिक नोब्स हैं इसके अंदर क्या फिल होता है, इनके अंदर फिल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या फिल होते हैं इनके अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और बेसिक जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको आपके सिलेबस में याद रखना है, इट इज एसिटाइल कोलिन, इट इज एसिटाइल कोलिन। ओके, क्लियर हुई है सारी बातें अबाउट एक्सॉन? ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं? तो चलो फिर आगे चलते हैं। Now let's see the different types of neuron। तो यहाँ तक न्यूरॉन की सारी कहानी समझ आ ही गई होगी, पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, रिवाइज कर लो। सबसे पहले डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं, देन द सेल बॉडी फिल्ड विद नेसल ग्रैन्यूल, देन द एक्सॉन। एक्सॉन के एंड पे क्या होता है, एक्सोनाइट, एंड एक्सोनाइट के एंड पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब इज फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेनली एसिटाइल कोलिन, मेनली एसिटाइल कोलिन। ओके, क्लियर? ठीक है। Now let's see the different type of neuron. So we have multipolar neuron, we have bipolar neuron and we have unipolar neuron. क्या डिफरेंस होता है भैया इन तीनों में? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले we have multipolar neuron। तो multipolar neuron में क्या होता है, one axon, two or more dendron। एक्सॉन तो सब में हमेशा एक ही होगा, एक्सॉन सब में हमेशा कितना होगा, एक होगा, एक एक्सॉन। लेकिन जो डेंड्रॉन्स हैं वो कई सारे हैं, देयर आर मेनी डेंड्रॉन्स, कई सारे डेंड्रॉन्स दिख रहे हैं ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं बॉडी में? सो इट इज फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन का मेजर पोर्शन होता है, दैट इज द सेरेब्रम। वो मेनली किससे बनता है? इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन से मिलके वो मेजर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम फॉर्म होता है। ओके, तो क्या होता है उसमें, एक एक्सॉन होगा और दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सी द बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन का क्या चक्कर होता है, इट विल हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन। सेल बॉडी से एक एक्सॉन निकलेगा और एक ही डेंड्रॉन निकलेगा, तो इट विल बी बाइपोलर। मल्टीपोलर का मतलब था, देखो मल्टीपोलर का मतलब था ये एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी से मल्टीपल डेंड्रॉन निकल रहे हैं और एक एक्सॉन निकल रहा है। बाइपोलर का मतलब है सेल बॉडी से एक डेंड्रॉन निकलेगा और एक एक्सॉन निकलेगा, बाइपोलर। एंड इट इज फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आईज। तो जो हमारी आई की लेयर होती है दैट इज द रेटिना, रेटिना में मिलते हैं द बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो आपको याद रखना है द क्लासिफिकेशन एंड द एग्जांपल कि मतलब दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना, अब पढ़ लिए, यही नहीं पता हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है तो फिर किस काम की पढ़ाई। हाँ जी, तो इसलिए आपको याद रखना है कि बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आवर आईज। देन यूनिपोलर न्यूरॉन।
What are unipolar neuron? Unipolar neuron has only axon. ये सेल बॉडी है और उससे ये सीधे एक्सॉन निकला है. नो डेंड्राइट, नो डेंड्राइट. तो भाई कोई भी डेंड्राइट नहीं है तो ये हो गया यूनिपोलर. एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन तो इट विल बी बाइपोलर. बहुत सारे डेंड्राइट और एक्सॉन तो हमेशा एक ही है तो इट इज मल्टीपोलर. एंड यूनिपोलर न्यूरॉन दे आर फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस. तो जब हम फीटल स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तब हमारी बॉडी में यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं. तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, सेल बॉडी है और सीधे एक्सॉन है. एक्सॉन, कोई भी डेंड्रॉन नहीं है, कोई भी डेंड्रॉन नहीं है. और बाकी ये जो दोनों हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन. तो क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन. ये पहला क्लासिफिकेशन था न्यूरॉन का. एंड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शंस, या इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं. जो भी प्रोजेक्शन सेल बॉडी से निकलते हैं उसके बेसिस पर ये फर्स्ट टाइप से क्लासिफिकेशन था न्यूरॉन का. वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन. ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सॉन, दैट वेदर द एक्सॉन्स आर माइलिनेटेड और दे आर नॉन माइलिनेटेड. तो जिस ये यहाँ पे एक्सॉन लिखा हुआ है, बट आप मान के चलिए दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर न्यूरॉन्स, बिकॉज जिसमें माइलिन शीथ होगी दे विल बी माइलिनेटेड न्यूरॉन, एंड जिसमें माइलिन शीथ नहीं होगी दे विल बी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. दे विल बी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. ओके, समझ में आई बात. तो भाई क्या होते हैं माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन? इट इज एनवेलप्ड विथ श्वान सेल विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन. अब अगर आप हमारा एक्सॉन देखो सिर्फ एक्सॉन, तो एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं कुछ स्पेशल सेल्स. एक्सॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? कुछ सेल्स प्रेजेंट है. एंड दीज सेल्स आर नोन एज श्वान सेल्स. क्या बोलते हैं हम इन सेल्स को? दीज सेल्स आर नोन एज श्वान सेल्स. एंड दीज श्वान सेल्स रिलीज या सिक्रीट माइलिन. ये श्वान सेल्स क्या बनाती हैं? दीज श्वान सेल्स सिंथेसाइज माइलिन. अब श्वान सेल्स प्रेजेंट है, माइलिन प्रेजेंट है, और ये क्या करता है? माइलिन इसके उस पूरे एक्सॉन के ऊपर एक कोटिंग फॉर्म कर लेता है, एक पूरी लेयर फॉर्म कर लेता है. सो किस वाले न्यूरॉन को या किस वाले एक्सॉन को आप माइलिनेटेड बोलोगे? इफ श्वान सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे रिलीज माइलिन. अगर माइलिन बन रहा है, श्वान सेल प्रेजेंट है, सो इट विल बी अ माइलिनेटेड न्यूरॉन. एंड सच न्यूरॉन्स आर फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स. तो जो हमारी बॉडी की क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. कैसे वाले न्यूरॉन्स? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. ओके, व्हाइट कलर्ड एरिया फॉर्म्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज कॉल्ड व्हाइट मैटर. गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर. रणवीर सिंह आ चुका है अब कहानी में. क्या होता है नोड्स ऑफ रणवीर या रैनवियर? देखो, आप इस डायग्राम में अगर बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो एक श्वान सेल प्रेजेंट है, फिर बीच में गैप है, फिर एक श्वान सेल प्रेजेंट है, फिर बीच में गैप है, फिर एक श्वान सेल प्रेजेंट है, फिर बीच में गैप है, फिर श्वान सेल प्रेजेंट है, फिर गैप है. तो जो गैप प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव श्वान सेल्स, जो भी श्वान सेल्स या जहाँ कोई भी पार्ट ऑफ द एक्सॉन जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, सीधी बात ऐसा है. देखो मैं एक एक्सॉन ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक एक्सॉन है और एक्सॉन के ऊपर ये प्रेजेंट है मेरी श्वान सेल्स, और श्वान सेल्स के ऊपर एक कोटिंग है जिसे मैं बोल रही हूँ माइलिन शीथ. तो आपको बीच में कुछ गैप्स ऐसे दिख रहे हैं, ये कुछ गैप्स ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे ना श्वान सेल्स है और ना वहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है. सो these points on the axon, they are known as nodes of Ranvier. They are known as nodes of Ranvier. So nodes of Ranvier की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है? Nodes of Ranvier lacks myelin sheath. नोड्स ऑफ रैनवियर पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती. माइलिन शीथ जहाँ पे ये श्वान सेल्स हैं वहीं पे होंगी, नहीं तो यहाँ पे ये जो बीच के गैप्स हैं देयर विल बी नो माइलिन शीथ. गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर. और अगर हम बात करते हैं जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो हैं वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं, नर्व फाइबर्स, तो दे फॉर्म द व्हाइट मैटर. अब ये बात की बात है हम डिस्कस करेंगे जब सेल बॉडी, जब न्यूरॉन्स की बॉडी, सेल बॉडी एक्यूमुलेट होगी तो कौन सा मैटर फॉर्म होगा, जब उसके एक्सॉन्स पूरे मिल जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, वो हम बात की बात है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे. अभी ये इंपॉर्टेंट है. तो अभी आपने क्या 3 कंसेप्ट सीखे? आपने सीखा कि न्यूरॉन, जो हमारे न्यूरॉन है
पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शंस, तो इट इज यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ. तो अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो दे विल बी माइलिनेटेड, और अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो दे विल बी नॉन माइलिनेटेड. माइलिन शीथ जो है वो कौन रिलीज करता है, कौन सिक्रीट करता है, तो माइलिन शीथ आर सिक्रीटेड बाय द श्वान सेल, दे आर रिलीज बाय द श्वान सेल्स. अब एक्सॉन पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बीच में ऑल्टरनेट पॉइंट्स जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती. Such points are known as nodes of Ranvier. Such points are known as nodes of Ranvier. Okay. Now what are non-myelinated axon? Schwann cell present but no myelin sheath. अब कोई आधे ना गधे होते हैं, ये मतलब निकाल लेते हैं नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल नहीं होंगे और माइलिनेटेड में श्वान सेल होगी. अरे ऐसा नहीं है. श्वान सेल माइलिनेटेड में भी प्रेजेंट है और श्वान सेल नॉन माइलिनेटेड में भी प्रेजेंट है. डिफरेंस है माइलिन शीथ का. नॉन माइलिनेटेड टाइप्स ऑफ एक्सॉन में दिस श्वान सेल्स डजंट रिलीज या डिडंट सिक्रीट द माइलिन. यहाँ पे माइलिन का सिंथेसिस नहीं किया है श्वान सेल्स में. दैट इज व्हाई द न्यूरॉन्स आर विदाउट माइलिन शीथ. माइलिन शीथ उस पर नहीं है लेकिन श्वान सेल्स हैं. और माइलिनेटेड में श्वान सेल्स तो है ही हैं, लेकिन साथ में श्वान सेल्स ने माइलिन का सिंथेसिस किया था, so they have a myelin sheath. That is why those were myelinated and these are non-myelinated. Myelin sheath नहीं है, श्वान सेल्स हैं. They gray colored area without myelin sheath is called the gray matter. अब भाई ग्रे कलर का एरिया फॉर्म होगा अगर माइलिन शीथ नहीं है तो हम उसे बोलेंगे ग्रे मैटर. और अगर माइलिन शीथ थी तो वहां पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा था इट इज फॉर्मिंग द व्हाइट मैटर. तो याद रख सकते हो अगर माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इट विल बी व्हाइट मैटर, और नॉन माइलिनेटेड का फॉर्म हो रहा है तो इट विल बी ग्रे मैटर. दे आर फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. तो ANS और SNS में मिलते हैं हमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे. हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट द न्यूरल सिस्टम एंड द न्यूरॉन. तो अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट है तो भैया पूछ लेना, क्योंकि बेसिक्स है. बेसिक्स नहीं सीखोगे, ABCD नहीं सीखोगे तो सेंटेंसेस पढ़ना नहीं सीख पाओगे, पैराग्राफ रीड नहीं कर पाओगे, कहानी नहीं रीड कर पाओगे. ओके, तो कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना. और सब समझ में आ गया, अच्छा भी लग गया तो जल्दी से वीडियो को कर देना लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लेना सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.